नमस्कार, मैं आलोक सिंह आज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के पहले चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इस चैप्टर का नाम है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं और सभी चैप्टर्स से किसी न किसी एक्ट, रूल्स या रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं और सोसाइटी के इंडिविजुअल्स की ये ड्यूटी है कि उन्हें उस एक्ट या रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें। यदि वो उन एक्ट, रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, उस कंडीशन में गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट उन्हें पनिश कर सकती है। लेकिन यह एक चैप्टर है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, जहां हमें कुछ मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताई जाएंगी और उसे हम फॉलो करें या ना करें, ये हमारे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि कोई पर्सन इसे फॉलो नहीं करेगा, उस कंडीशन में गवर्नमेंट उन्हें किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं देती है। मीन्स ये टोटली इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज का हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। जब यहाँ वर्ड आता है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, तो यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज़ द एथिक्स। पहले हमें ये जानना होगा कि एथिक्स क्या है। जब हम एथिक्स को डिफाइन करते हैं तो इसके डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि इट इज़ द कोड ऑफ मोरल कंडक्ट, कि हमारी जो मोरल है उस मोरल का क्या कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, उस बिहेवियर के बारे में ये एथिक्स डिस्कस करता है। तो हम लोग एथिक्स पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द फार्मास्यूटिकल एथिक्स। अब जब हम सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारी कुछ बिहेवियर होती हैं, हमारी एटीट्यूड होती हैं, हमारी एक सोच होती हैं। और ये जो एटीट्यूड्स हैं या जो हमारी बिहेवियर है, ये 3 तरीके से कंट्रोल की जाती हैं। पहला है इंडिविजुअल कंडक्ट, दूसरा है गवर्नमेंट के द्वारा और तीसरा है सोसाइटी के द्वारा। मीन्स हमारी जो बिहेवियर होंगी उस बिहेवियर के ऊपर जो कंट्रोल है वो 3 बॉडीज़ की हैं। पहला गवर्नमेंट बॉडी, दूसरा सोसाइटी और तीसरा इंडिविजुअल। जब गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स, रेगुलेशन, लॉ या एक्ट को फ्रेम करता है और इंडिविजुअल को उन एक्ट और रूल्स को फॉलो करना होता है। जो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, जो एक्ट फ्रेम कर दी, वो मैंडेटरी है कि हम सभी को फॉलो करना है। यदि हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, हमारी बिहेवियर, हमारी जो वर्किंग है उसके अनुसार नहीं होगी, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट हमें पनिश करती हैं और पनिशमेंट का अलग अलग तरीका है। दूसरा पॉइंट होता है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर भी कुछ नॉर्म्स फ्रेम की जाती हैं। सोसाइटी के द्वारा नॉर्म्स फ्रेम की जाती हैं। यह एक अनरिटन नॉर्म्स होती हैं और हर एक इंडिविजुअल उस नॉर्म्स को फॉलो करता है और उसे हम लोग कहते हैं कि ये इस सोसाइटी का कल्चर है, इस सोसाइटी का कस्टम है। लेकिन उस सोसाइटी में जो इंडिविजुअल रह रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो उस नॉर्म्स को फॉलो करें। फॉलो करना या न करना उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए हम लीगली उस पर्सन को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। अब सपोज करें कि सोसाइटी में कोई नॉर्म्स बनाई गई और उस नॉर्म्स को वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं बहुत लंबे समय तक फॉलो कर रहे हैं, तब वही जो नॉर्म्स होती हैं वो उस सोसाइटी का कस्टम और कल्चर बन जाता है। और ये कस्टम और कल्चर सोसाइटी टू सोसाइटी वैरी करेगा। ये एक कंपैरेटिव नॉर्म्स होती हैं। एक नॉर्म एक सोसाइटी के लिए सही हो सकता है, लेकिन वही नॉर्म दूसरे सोसाइटी के लिए गलत भी हो सकता है। मीन्स जो ये नॉर्म है वो नॉर्म एक सोसाइटी के द्वारा फ्रेम की जाती है। और तीसरा पॉइंट आया दैट इज़ द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल हिमसेल्फ, कोई पर्सन है वो अपने आप कुछ एथिक्स को डेवलप कर सकते हैं, कुछ मोरल को डेवलप कर सकते हैं और उस मोरल के द्वारा वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। मीन्स कि जो उनकी बिहेवियर है, उनका जो वर्किंग है, उनकी जो एटीट्यूड है उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है और वो पर्सन उस एटीट्यूड को
फॉलो करे या ना करे ये मैंडेटरी नहीं है। उस पर्सन की अपनी इंडिविजुअल उनकी इच्छा है कि उसको फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मीन्स से कि जब हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी समाज में रह रहे हैं, तो वहाँ के समाज एक सिविलाइज्ड सोसाइटी हो, उसके लिए 3 तरह के एथिक्स होंगे, 3 तरह के रूल्स होंगे, उसे कहेंगे, या 3 तरह के नॉर्म्स होंगे। एक होगा जो गवर्नमेंट बनाएगी, दूसरा होगा जो सोसाइटी के द्वारा फ्रेम किया जाएगा, और तीसरा होगा जो पर्सन इंडिविजुअल खुद ही डेवलप करेंगे। अब जब हम वर्ड यूज़ करते हैं एथिक्स, और जब हम एथिक्स का डेफिनेशन देते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि एथिक्स क्या है? इट इज़ द कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। मीन्स कि जो एथिक्स है और मोरल्स है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एथिक्स और मोरल में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। जब हम मोरल की बात करते हैं तो यह एक इंडिविजुअल का प्रिंसिपल्स है। मीन्स कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, वो अपने लिए कोई एक स्टैंडर्ड, एक पैरामीटर फिक्स कर लिया, और उसके अनुसार वो डिसाइड करते हैं कि क्या राइट कंडक्ट है, क्या रॉन्ग कंडक्ट है, या वो ये डिसाइड करते हैं क्या गुड कंडक्ट है और क्या बैड कंडक्ट है। तब हम कहते हैं इट इज़ द मोरल। मीन्स उस पर्सन की क्या मोरलिटी है, वो इंडिविजुअल के अपनी सोच पे, अपनी थिंकिंग पे, अपनी सेल्फ रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। दूसरा वर्ड है, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं एथिक्स, तो एथिक्स क्या हो गया कि यह एक एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा फ्रेम किया जाता है। मोरल क्या कहा गया कि वो इंडिविजुअल के द्वारा फ्रेम किया जाता है, और जब एथिक्स होगा तो किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा फ्रेम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल सोर्स है वो गवर्नमेंट नहीं होंगी। वो एक्सटर्नल सोर्स हमारी सोसाइटी हो सकती है, वो एक्सटर्नल सोर्स हम जिस ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ के ऑफिसर हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल सोर्स हम जिस इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं वहाँ के टीचर हो सकते हैं। मीन्स कि एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा कुछ नॉर्म्स फ्रेम की गई और उस नॉर्म्स को इंडिविजुअल फॉलो कर रहे हैं, तब हम उसे कहते हैं इट इज़ द एथिक्स। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जो मोरल है और जो एथिक्स है वो मैंडेटरी नहीं है, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस मोरल को फॉलो करे या उस एथिक्स को फॉलो करे या ना करे। इसके लिए उन्हें किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। अब जब हम फार्मास्यूटिकल एथिक्स की बात करते हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल एथिक्स हमें मालूम हो गया कि एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा बनाई जा रही हैं, और इसके द्वारा हमें ये पता चलेगा कि कोई भी इंडिविजुअल का अपने आप से क्या रिलेशन है, उस इंडिविजुअल का अपने पैट्रन से या वहाँ जो जनरल पब्लिक हैं उनके साथ उनका कैसा रिलेशन है, इंडिविजुअल का अपने को प्रोफेशनल या अपने कुलीग के साथ उनका कैसा रिलेशन है। यदि हम फार्मेसी फील्ड में बात कर रहे हैं तो एक फार्मासिस्ट का एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ, या जो दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेस हैं, या हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं, उनके साथ उनका कैसा रिलेशनशिप्स हैं, ये सारी कुछ डिसाइड होती हैं, और उससे हम लोग कहेंगे इट इज़ द फार्मास्यूटिकल एथिक्स। और ये जो एथिक्स फ्रेम की जाएगी वो इंडिविजुअल के द्वारा नहीं बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फ्रेम की जाएगी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो फार्मासिस्ट जॉब कर रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, अपने सब्जेक्ट पे, दैट इज द फार्मास्यूटिकल एथिक्स। यदि हम फार्मास्यूटिकल एथिक्स को डिफाइन करना चाहें तो इसके डेफिनेशंस बहुत सारे हो सकती हैं। जैसे सबसे पहला डेफिनेशन है, हम कहेंगे एथिक्स इज ए कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, या हम कह सकते हैं एथिक्स इज साइंस ऑफ मोरल, या हम कह सकते हैं मोरल प्रिंसिपल्स टू गवर्न इंडिविजुअल बिहेवियर इज कॉल्ड एथिक्स, या हम कह सकते हैं कि मोरल बिलीफ कि हमारी क्या सोच है कि क्या बैड वर्क है, क्या बैड कंडक्ट है, क्या गुड कंडक्ट है, क्या राइट कंडक्ट है, क्या रॉन्ग कंडक्ट है। तो वो जो बिलीफ है, वो जो सोच है, उस सोच को भी हम कह सकते हैं कि इट इज़ एथिक्स। और लास्ट डेफिनेशन हो सकता है कि फिलोसफिकल स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज़, कि जो मोरल वैल्यूज़ हैं उसका जब हम फिलोसफिकल स्टडी करते हैं और उसका जो आउटकम निकलता है दैट इज़ कॉल्ड द एथिक्स। तो हम लोगों ने आज 5 डेफिनेशन स्टडी किया है एथिक्स के बारे में। वो डेफिनेशन हमारा है
कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, साइंस ऑफ मोरल मीन्स कि एथिक्स इज ए कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, एथिक्स इज साइंस ऑफ मोरल्स, एथिक्स इज moral principles to govern individual behavior, ethics is a moral belief that what is the bad conduct, what is the good conduct, what is the right conduct and what is the wrong conduct. और सबसे जो लास्ट डेफिनेशन होगा एथिक्स का, that is the it is the philosophical study of the moral values. तो ये सारी डेफिनेशंस हैं, that is the pharmaceutical ethics. अब अपने हम फार्मेसी फील्ड पे कंसंट्रेट करते हैं कि फार्मेसी के अंदर क्या एथिक्स हो सकती हैं। अब जो सोसाइटी के अंदर एथिक्स है वो एथिक्स से हमारी सोसाइटी के द्वारा फ्रेम की गई, लेकिन जब हम फार्मेसी में आते हैं तो फार्मेसी के अंदर भी अपनी कुछ एथिक्स होंगी और ये एथिक्स किसके द्वारा फ्रेम की जाती हैं, उसका नाम है दैट इज़ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ एथिक्स को फ्रेम किया गया है और ये उम्मीद की जाती है, ये एक्सपेक्ट की जाती है कि जो फार्मासिस्ट हैं वो इन एथिक्स को अपने वर्क कल्चर में फॉलो करेंगे। अब वो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने जो एथिक्स को फ्रेम किया उसको हम लोग 4 पार्ट में या 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, दूसरा हो गया फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, तीसरा हो गया फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन और चौथा हो गया फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। मीन्स फार्मासिस्ट का अपने जॉब से कैसा रिलेशन होना चाहिए, अपने ट्रेड से कैसा रिलेशन होना चाहिए, जो दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ उनका कैसा रिलेशन होना चाहिए और उनका जो अपना प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप होनी चाहिए। इसके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ एथिक्स डेवलप की हैं और उन्हीं एथिक्स को हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। अब जब हम फार्मासिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि फार्मासिस्ट का जो रिलेशनशिप है या जो फार्मासिस्ट हैं उन्हें उन एथिक्स को फॉलो करना चाहिए जो एथिक्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि हम उन एथिक्स को फॉलो क्यों करें, यदि हम नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएंगी और हम करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट है, या हमारी ऐसी मोरल ड्यूटी क्यों बनती है कि हम उन एथिक्स को फॉलो करें जो एथिक्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया है। सबसे पहला पॉइंट कि हम फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, हमारी जो सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में अपने प्रोफेशन के अंदर एंटर करेंगे। जब भी हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में एंटर करते हैं अपने प्रोफेशन में तो हमारे लिए एक बेनिफिट यहाँ पे है जो हमारी एक्ट प्रोवाइड करती हैं और उस एक्ट का नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो ये कहता है कि फार्मेसी प्रोफेशन में सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं जिनके पास फार्मेसी की एडिक्वेट या सफिशिएंट डिप्लोमा या डिग्री है, या मीन्स फार्मास्यूटिकल क्वालिफिकेशन है, और यदि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उसी कंडीशन में वो पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। यदि किसी के पास फार्मास्यूटिकल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं है, फार्मेसी का सफिशिएंट क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो पर्सन फार्मेसी फील्ड में एंटर नहीं कर सकता। इससे हमें क्या बेनिफिट है कि हमारी जो कंपटीशन है दूसरों फील्ड के कंपैरेटिवली हमारी कंपटीशन कम हो जाती है। मीन्स कि हमारे जो लेवलीहुड का जो अर्न करने का जो तरीका है उसमें जो कंपटीशन है वो कंपटीशन कम हो जाता है। मीन्स एक्ट हमें प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द कंपटीशन फ्रॉम द अदर पर्सन्स। मीन्स हमें जो कंपटीशन करना है वो सिर्फ फार्मासिस्ट से ही करना है, किसी दूसरे पर्सन से हमें कंपटीशन नहीं करनी है। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक्सपेक्ट करती हैं, ये उम्मीद रखती हैं कि हमें भी कोई ना कोई एथिक्स फॉलो करनी चाहिए, जिस एथिक्स को फॉलो करने से हम सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए हमारे लिए सोसाइटी के लिए हम इम्पॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं।
अब जब हम इस फार्मास्यूटिकल फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं और फार्मास्यूटिकल फील्ड से अपने लेवलीहुड को हम अर्न कर रहे हैं, अपने इनकम जो सोर्स हमारा है वो फार्मास्यूटिकल फील्ड है, लेकिन इसके साथ साथ ये फील्ड हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि जो सोसाइटी के अंदर सफ़रर्स हैं, जो सोसाइटी के अंदर जो पर्सन सफ़र कर रहे हैं, किसी तरह से किसी डिजीज़ के चलते उनको कोई प्रॉब्लम है या वो डिजीज़ कंडीशन में है, वो पेन कंडीशन में है, इल है, हम उनकी सेवा करें। मीन्स कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन है वो हमें तो लेवलीहुड दे ही रहा है, उसके साथ साथ ही हमें अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है कि हम जो सफरिंग पर्सन्स हैं, जो इल पर्सन्स हैं, जो पेशेंट हैं, उनका हेल्प करें और उनकी जो सफरिंग है उस सफरिंग को हम कम कर सकें या उसे क्योर कर सकें। इसलिए हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हमें एथिक्स को फॉलो करना है। यदि हम एथिक्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे तभी हम किसी भी पेशेंट को सेल्फलेस से, अपने बिना किसी स्वार्थ के, उनको क्योर कर सकते हैं, उनको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमारे इस आयुर्वेद में, हमारे इंडियन कल्चर में एक फिलोसफर कह सकते हैं या फिजिशियन कह सकते हैं, सर्जन कह सकते हैं, एक चरक ऋषि हुए थे। चरक ऋषि का कहना था कि इवन इफ योर लाइफ इज इन डेंजर, यदि आपकी अपनी ज़िंदगी भी डेंजर में है, बट यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेशेंट, कि उसके बावजूद भी आपके जो पेशेंट हैं उन पेशेंट के टेक केयर आपको करना है, उनके इंटरेस्ट में आपको काम करना है। अब यहाँ पे हम लोग मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन के साथ डील करते हैं। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो ड्रग्स एंड और मेडिसिन के साथ डील करते हैं। अब ये जो ड्रग्स और मेडिसिन हैं ये बहुत डिफरेंट कैटेगरी की हो सकती हैं। कुछ सिंपल कह सकते हैं कि ये ड्रग है, कह सकते हैं कि ये एडिक्टिव ड्रग है, ये हैबिचुअल फॉर्मिंग ड्रग है, ये पॉइजनस ड्रग है। मीन्स हम जब हैंडल कर रहे होंगे तो हमारे पास जो केमिकल्स हैं जिसे हम लोग ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं उसका बहुत सारा यूज हो सकता है, बहुत सारी उसकी अपनी थेरापेटिक वैल्यू हो सकती हैं। यदि हमने उसको केयरलेसली हैंडल किया, हमने उसको हैंडल करते समय एथिक्स को फॉलो नहीं किया, तो हो सकता है कि हमारे मिस्टेक से या हमारी जो कैजुअल बिहेवियर है उस बिहेवियर से किसी पेशेंट की ज़िंदगी जा सकती है। मीन्स किसी पेशेंट को हमें एक ड्रग देना था और गलती से हमने किसी दूसरा ड्रग दे दिया और वो ड्रग पॉइजनस है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो चूँकि हमारी जो प्रोफेशन है किसी के लाइफ के साथ रिलेशन है, उसका किसी के लाइफ को प्रोटेक्ट करने की हमारी ड्यूटी दी गई है, इसलिए हमें जो एथिक्स है उस एथिक्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड वी शुड फॉलो द एथिक्स फ्रेम्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा कि हम चूँकि एक इंडिविजुअल हैं और एक फार्मासिस्ट हैं, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम तो एथिक्स को फॉलो करें, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें, और साथ साथ जो हमारे जो कुलीग्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनको भी हम कन्विंस करें कि वी शुड फॉलो द एथिक्स फ्रेम्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये तो हमारी इंट्रोडक्शन हो गई कि फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या है और हमें इस फार्मास्यूटिकल एथिक्स को क्यों फॉलो करना चाहिए। अब हम लोग अपने सबसे पहला पॉइंट आते हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। कि जब फार्मासिस्ट है और वो फार्मासिस्ट किसी जॉब, फार्मासिस्ट एक फार्मेसी का जॉब कर रहा है, तो उस समय उसका जो क्या रिलेशन होना चाहिए उस जॉब के साथ, आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये रिलेशनशिप है ये हमारी फ्रेम की गई है बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जब हम फार्मेसी में जॉब कर रहे होते हैं तो देखिए हमें किन किन के साथ डील करना होता है। सबसे पहला हमें अपना फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। दूसरा कि हमारी जो फार्मेसी के अंदर कंडक्ट है, हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तीसरा कि जब हम प्रेस्क्रिप्शंस को हैंडल कर रहे हैं तो हमें उस प्रेस्क्रिप्शंस को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। चौथा कि जब हम ड्रग्स को हैंडल कर रहे हैं तो हमें उस ड्रग्स को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। और लास्ट हो गया कि हमारे अंदर कोई ट्रेनी फार्मासिस्ट है, कोई अप्रेंटिस फार्मासिस्ट है, तो हमें उसे किस तरह से ट्रेंड करना चाहिए। इन सभी के बारे में
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ एथिक्स डेवलप की हैं और हमें उस एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। यहाँ मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि यदि हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तो हमें किसी भी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, कोई भी हमें पनिश नहीं कर सकता। लेकिन चूँकि हम प्रोफेशन में हैं और हमारी एक प्रोफेशन के साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक रिलेशनशिप बनती है, तो हमें उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखना चाहिए, उस रिलेशनशिप के लिए अपनी मोरल वैल्यू को मेंटेन रखना चाहिए और वही जो मोरल्स होंगे, वही जो एथिक्स होंगे, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो एथिक्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है दैट इज द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, कि जब कोई भी पर्सन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स बीइंग ए फार्मासिस्ट, वो अपना सर्विस दे रहा है अपने फार्मेसी को या जिस हॉस्पिटल में वो जॉब कर रहे हैं, उस जॉब के अंदर अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस समय उन्हें क्या क्या एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जहाँ भी फार्मेसी होगा उस फार्मेसी के अंदर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वर्क होना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। और ये जो रजिस्टर्ड, और एक ऐसा भी फार्मासिस्ट होना चाहिए जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा और उस फार्मेसी के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। मीन्स कि जो हमारी फार्मेसी प्रेमाइसेस हैं, जो लाइसेंस्ड फार्मेसी प्रेमाइसेस हैं, वहाँ पे हमेशा एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अवेलेबल होना चाहिए। और यदि वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो किसी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के ऊपर उनको हेड बनाया जाएगा और उस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की एक ड्यूटी बनती है कि जो दूसरे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उसके अंदर काम कर रहे हैं उनके वर्क को अच्छी तरह से सुपरवाइज करें। दूसरा पॉइंट आ गया कि जब हम किसी फार्मेसी के अंदर एज ए फार्मासिस्ट हम सर्विस दे रहे हैं तो हमें वहाँ पे मेडिसिन्स को डील करना है, मेडिसिन्स को हैंडल करना है और हमें मेडिसिन्स पेशेंट को प्रोवाइड करना है। अब जो हमारी ये मेडिकल फील्ड है, जो हमारी जो मेडिकल ड्यूटी है, जो मेडिसिन्स प्रोवाइड करने की जो ड्यूटी है, ये प्रोवाइड करने का जो स्पीड होना चाहिए वो बहुत फास्ट होना चाहिए। अब हमें मालूम है कि एक पेशेंट सफ़र कर रहा है तो जिस स्पीड से हमें या जिस एफिशिएंसी से हम मेडिसिन प्रोवाइड करना चाहिए, हम कितना भी कोशिश कर लें उस स्पीड से हम उस पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर भी हमारी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि जैसे ही हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन आए तो विदाउट एनी डिले, कि हम बिना किसी लेट लतीफ़ के, बिना किसी दूसरे काम में अपने आप को इन्वॉल्व करने के बजाय सबसे पहले हम प्रेस्क्रिप्शन लेंगे और विदाउट एनी अनड्यू डिले हम प्रेस्क्रिप्शंस का ड्रग पेशेंट को हैंड ओवर करेंगे। यदि हमारे पास कोई फार्मासिस्ट है, कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, वो इस काम को कर रहे हैं और उसको काम को करने में उन्हें परेशानी आ रही है, तो ये उनके जो कुलीग फार्मासिस्ट होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने दूसरे फार्मासिस्ट को हेल्प करें ताकि जो पेशेंट आए हुए हैं उनको जितना जल्द से जल्द हो सके हम मेडिसिन को डिलीवर कर सकें। तीसरा पॉइंट आ गया इमरजेंसी सप्लाई। मीन्स कि जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें तो हम मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो पेशेंट हैं वो किस टाइम सफ़र करेंगे इसके लिए कोई रूल्स नहीं है। वो किसी भी टाइम उनको सफरिंग हो सकता है, किसी भी टाइम जो पेशेंट होंगे सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी विलिंगनेस होनी चाहिए, नॉट बाय फोर्स कि आपको ड्यूटी करनी है। हमारे अंदर ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम उस इमरजेंसीज को हम डील कर सकें और इमरजेंसी कंडीशन में हम मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें। मीन्स कि जब भी हम कोई फार्मेसी ओपन करेंगे तो वहाँ का जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगी उनके मोरल ड्यूटी होगा कि वो 24 आवर्स अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करें। और इवन जैसे वर्किंग आवर के अलावा जो ऑड आवर में भी यदि किसी पेशेंट का कोई डिमांड आ रहा है, कोई मेडिसिन का डिमांड आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी उन्हें अपना मेडिसिन उन्हें सप्लाई देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आ गया कि चौथा पॉइंट आ गया कि कम्प्रहेंसिव फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, कि जब हम फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को उस समय हमारा जो सर्विसेज होना चाहिए वो एफिशिएंट होना चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए।
मतलब क्या हुआ कि जब हम फार्मेसी होंगे तो हमारी फार्मेसी की ऐसी इन्वायरमेंट होनी चाहिए कि हम बिना किसी एक्सीडेंटल एरर के या बिना किसी गलती के हम मेडिसिन को प्रोवाइड कर सकें, मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकें। मीन्स यदि हमें कंपाउंडिंग भी करनी है तो हमें वहाँ पे कंपाउंडिंग करें मेडिसिन को और मेडिसिन को हम डिस्पेंस करें पेशेंट को विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी एक्सीडेंटल एरर। यहाँ पे 0.1% एरर भी अलाउ नहीं है। 0.1% एरर भी किसी पेशेंट के लाइफ को डेंजर में डाल सकता है। अब सपोज करें कि हमें फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और हमें कोई मेडिसिन देनी है, तो हम अपनी तरफ से एक अंदाज नहीं लगाएंगे। मीन्स जो भी मेजरमेंट करना है वो एक्यूरेट मेजरमेंट करना है और हमें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होगा उसमें जब हम किसी ड्रग को डिस्पेंस कर रहे होंगे तो उस समय हम अपने ड्रग को डिस्पेंस करते समय उसका एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे, उसका एक्यूरेट वेट लेंगे, उसका एक्यूरेट वॉल्यूम लेंगे और हम उसको फिर पेशेंट को हम ड्रग डिस्पेंस करेंगे। वहाँ पे हम अंदाज नहीं लगाएंगे कि हम ये सोच लें कि हाँ इतना हमने 1 चम्मच ले लिया और 1 टीस्पून ले लिया और ये 5 ml हो गई। मीन्स 5 ml हो सकती है 1 टीस्पून फुल, लेकिन हम उसे मेजर करके ही हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। हम बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिनके नाम सिमिलर होगा, तो हम उस कंडीशन में भी यदि हमने प्रॉपर तरीके से लेवल का स्टडी नहीं किया और जो हमारे पास ड्रग है और हमने ड्रग को दे दिया तो वो ड्रग पॉइजन भी हो सकता है। जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक है बेयर्स टॉनिक। बेयर्स टॉनिक एक मेडिसिन है जो एज ए विटामिन सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है और वहीं पर दूसरा वर्ड है दैट इज़ द बेयर्स स्प्रे, दैट इज़ द इंसेक्टिसाइड्स। मीन्स एक तो है जो विटामिन सप्लीमेंट है और उसी नाम का दूसरा मेडिसिन दूसरा ड्रग है जो कि एक इंसेक्टिसाइड के रूप में हम यूज करते हैं। यदि वहाँ पे हमने कन्फ्यूजन कर लिया तो उस कंडीशन में पेशेंट का डेथ हो सकता है। मीन्स कि हम जो भी वर्क करेंगे वो एक्यूरेट वर्क करेंगे, एक्यूरेसी के साथ हम उस वर्क को परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हैं वो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज ये हो गया कि पहला पॉइंट कि जो फार्मेसी होगा वो एक रजिस्टर्ड फार्मेसी होना चाहिए। वहाँ पे हम मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी डिले, इमरजेंसी सप्लाई, इमरजेंसी कंडीशंस में भी हम मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे और जो हमारी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज होंगी वो हमारी एरर फ्री सर्विस होंगी। अब हम लोग आते हैं कि हमारी कंडक्ट क्या होना चाहिए, कि कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी, जो फार्मेसी होगा उसका क्या वहाँ पे क्या कंडक्ट होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अवॉइड एक्सीडेंटल एरर, कि जब भी हम वर्क करेंगे वहाँ पे एक्सीडेंटल एरर होने का कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। We should avoid accidental contamination. Accidental contamination मीन्स कि गलती से एक केमिकल देनी है, जैसे हमने बेयर्स टॉनिक का एग्जाम्पल लिया और उसकी जगह पर हम दूसरा दे देंगे उसे, तो उसे कहेंगे इट इज़ द एक्सीडेंटल कंटामिनेशन। हमें अपनी जो प्रिपरेशन बना रहे हैं उस प्रिपरेशन में हमेशा हमें स्टैंडर्ड ड्रग का ही यूज करना चाहिए, एथिकल ड्रग का ही यूज करना चाहिए। कभी भी हम सब स्टैंडर्ड ड्रग या मिस ब्रांडेड ड्रग या एडल्ट्रेटेड ड्रग या एस्पुरियस ड्रग का यूज नहीं करेंगे। जब हम डिस्पेंस कर रहे होते हैं तो उसमें हमें एक्यूरेसी देखना होगा कि जो हम पेशेंट को दे रहे हैं वो एक्यूरेट हम मेडिसिन दे रहे हैं, वही मेडिसिन दे रहे हैं जो प्रेस्क्रिप्शंस के अंदर लिखी गई हैं। और जब हम ड्रग की हैंडलिंग कर रहे हैं या ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं उस समय हमारी जो बिहेवियर, हमारी जो एटीट्यूड होनी चाहिए, हमारी जो बिहेवियर होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिस्टेक। अब जो कंडक्ट ऑफ फार्मेसी है इसमें फिर कहा जा रहा है कि उसके अपीयरेंस के बारे में, कि जो जहाँ भी फार्मेसी शॉप होंगी या फार्मेसी होंगी उसका क्या अपीयरेंस होना चाहिए। तो उसका अपीयरेंस सबसे पहले कहा गया कि रिफ्लेक्ट प्रोफेशनल लुक। मीन्स कि उसको देखते ही वहाँ फार्मेसी वर्ड लिखा हो या न लिखा हो, कोई भी पर्सन या कोई पेशेंट आ रहा हो तो उस बिल्डिंग को, उस प्रेमाइसेस को देखते ही उसका इंप्रेशन है बन जाए कि इट इज़ ए फार्मेसी और यहाँ से हम फार्मेसी से अपनी मेडिसिन को ले सकते हैं। फिर कहा जा रहा है कि जब हम किसी फार्मेसी को कोई फार्मेसी होता है तो वहाँ पे फार्मेसी में बहुत सारे साइन बोर्ड्स होते हैं, नोटिसेस डिस्प्ले की जाती हैं, फार्मेसी का डिस्क्रिप्शंस होता है, बिजनेस की वर्डिंग लिखी होती हैं, स्टेशनरीज हम यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट शुड बी रेस्ट्रिक्ट, कि उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या होनी चाहिए, जैसे सपोज करें साइन बोर्ड है तो साइन बोर्ड का एक लिमिटेड
लिमिटेड साइज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना बड़ा साइन बोर्ड हो जाए कि पर्सन का ध्यान दुकान के बजाय सिर्फ साइन बोर्ड में चला जाए। इसका एक प्रॉपर साइज होना चाहिए जिससे सिर्फ ये पता चले कि यहाँ पे फार्मेसी है। यदि वहाँ पे कोई नोटिस डिस्प्ले किया जा रहा है तो वो नोटिस भी प्रॉपर साइज का होना चाहिए और इस तरह से लगा होना चाहिए कि कोई भी पर्सन बाहर से आ रहा है, आउटसाइडर है, तो उस नोटिस को आसानी से पढ़ सके, आसानी से देख सके। जो डिस्क्रिप्शंस है, स्पेशली क्या होता है कि जब हम कहीं पे कोई फार्मासिस्ट होते हैं तो वहाँ पे फार्मासिस्ट का नेम प्लेट लगा होता है और साथ साथ वहाँ पे उनके क्वालिफिकेशंस भी लिखी हुई होती हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो क्वालिफिकेशंस हम लिख रहे हैं वो क्वालिफिकेशंस लिमिटेड होना चाहिए। सपोज करें कि एक डिप्लोमा होल्डर फार्मासिस्ट है, दूसरा वही फार्मासिस्ट है, उसके पास डिग्री है, दूसरा और फार्मासिस्ट हो सकता है उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, कोई वहाँ पे डॉक्टरेट फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम उनके नेम प्लेट को लिखेंगे तो वहाँ पे हम उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको हम लिमिट रखेंगे। क्योंकि यदि हमने वहाँ पे नेम प्लेट के साथ क्वालिफिकेशन को भी डिस्प्ले कर दिया तो जो पेशेंट आएंगे उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल फीलिंग आ जाएंगी कि हम जो मास्टर्स डिग्री है या जो हमारी जो बैचलर्स डिग्री है या जिनके पास डॉक्टरेट डिग्री है उनसे मेडिसिन लेंगे तो वो मेडिसिन हमें ज़्यादा अच्छा होगा, और जिनके पास लोएस्ट डिग्री है उनसे मेडिसिन लेंगे तो उसके मेडिसिन का इफेक्ट कम होगा। हालांकि जो मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिफिकेशन उनका ऑफ द पर्सन हैंडलिंग द ड्रग, कि जो पर्सन ड्रग को हैंडल कर रहा है उनका कोई भी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन अपना जो ड्रग होगा अपना थेरापेटिक वैल्यू, अपना थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यदि हमने वहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन को डिस्प्ले कर दिया तो उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर एक अनड्यू उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाएंगी। और साइकोलॉजिकल उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि जो ड्रग दे रहे हैं वो पर्सन सही तरीके से मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर ना आए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो फार्मासिस्ट का क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशंस रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पे हमें अपने बिजनेस की वर्डिंग्स भी डिस्प्ले करनी होती है, वो वर्डिंग्स भी लिमिटेड होनी चाहिए। जो हम स्टेशनरी यूज़ कर रहे हैं वो स्टेशनरी की भी लिमिटेड स्टेशनरी ही यूज़ होनी चाहिए ताकि वो स्टेशनरी के चलते वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम या और ज़्यादा डस्ट वगैरह गैदर ना हो। तो हमें जो स्टेशनरी है वो भी हमें लिमिटेड यूज करनी चाहिए। मीन्स क्या हुआ कि जब हम फार्मेसी में होंगे तो फार्मेसी का प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड साइन बोर्ड होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड नोटिस होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड क्वालिफिकेशन डिस्प्ले होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड वर्डिंग ऑन बिजनेस होनी चाहिए और स्टेशनरी भी रिस्ट्रिक्टेड कम से कम यूज करनी चाहिए। अभी सपोज करेंगे जैसे नोटिस के बारे में बात है, सपोज करेंगे बहुत से ऐसे फार्मेसी होंगी जहाँ पे वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही होती हैं, जैसे कि ESIS है। ESIS इंडस्ट्री के अंदर जो पर्सन्स जॉब करते हैं उन पर्सन्स को हमें फार्मेसी से मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये ESIS है फार्मेसी को अप्रूव करती हैं। ठीक उस तरह से गवर्नमेंट और अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स होते हैं या और भी कोई भी स्पॉन्सर्ड वहाँ पे स्कीम चल रहा हो तो हमें नोटिस के द्वारा वहाँ पे डिस्प्ले करनी चाहिए कि हमारे इस फार्मेसी में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो फार्मासिस्ट होंगे और लास्ट पॉइंट कि यदि कोई फार्मेसी है और उसका जो ऑनर है, जो पैट्रन है वो लेमैन है। लेमैन का मतलब कि उनके पास फार्मेसी का क्वालिफिकेशन नहीं है, उस कंडीशन में जो ऑनर होंगे उसका लिस्ट इंटरफेरेंस होनी चाहिए इन द वर्किंग ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनके वर्किंग में ऑनर को इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। अब आई हमारी बारी कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि जो फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू द फार्मासिस्ट हैं उनका क्या क्या हमें करना है, क्या क्या उनका एथिक्स है। पहला एथिक्स है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया। दूसरा एथिक्स है फार्मेसी कंडक्ट, वो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम प्रेस्क्रिप्शंस को हैंडल कर रहे होते हैं उस समय हमें उस प्रेस्क्रिप्शंस को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, कि हैंडलिंग ऑफ द प्रेस्क्रिप्शंस। सबसे पहला पॉइंट
कि जैसे ही पेशेंट प्रेस्क्रिप्शंस को लेकर के फार्मासिस्ट के पास आएंगे तो उस समय फार्मासिस्ट उस प्रेस्क्रिप्शन को रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के समय उन्हें अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर प्रेस्क्रिप्शंस गलत है या सही है, जो या मेडिसिन है वो मेडिसिन यूज हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ भी लिखा हुआ है जो डॉक्टर्स ने लिखा है, जो प्रेस्क्राइबर ने लिखा है, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी कमेंट हमें उस प्रेस्क्रिप्शंस को रिसीव करना है। यदि हमने अपने चेहरे पर किसी तरह का साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन ला दिया या हमने कोई कमेंट कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पेशेंट होंगे या जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं उनके अंदर कन्फ्यूजन आ सकता है, उनके अंदर डाउट्स क्रिएट हो सकती हैं कि जो मेडिसिन हमें दी जा रही हैं वो मेडिसिन प्रॉपर नहीं है। तो ये उनके क्यूर में, उनके ट्रीटमेंट में ये जो साइकोलॉजी है वो इंटरफेयर करेगी। इसलिए जैसे ही हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन रिसीव हो हमें उस प्रेस्क्रिप्शन को रिसीव करना चाहिए विदाउट एनी कमेंट या विदाउट एनी साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन। अब आई बारी कि यदि सपोज करें कि पेशेंट ने या पेशेंट के अटेंडेंट ने कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें उसका जवाब केयरफुली देनी चाहिए और इसके जवाब देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रेस्क्राइबर है उनका रेपुटेशन इससे हर्ट ना हो, उनका रेपुटेशन इससे डाउन ना हो, और जो भी क्वेरी हो बहुत सोच समझ के उन्हें सही जानकारी प्रोवाइड होनी चाहिए। जो डॉक्टर ने मेडिसिन या जो प्रेस्क्राइबर ने मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया उसमें हमें अपनी तरफ से किसी तरह का कोई एडिशन या किसी तरह का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि डॉक्टर ने जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा उसके अंदर कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी हो या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो या ऐसा ड्रग वहाँ पे मेंशन किया गया हो जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। उस कंडीशन में वो प्रेस्क्रिप्शन से पेशेंट को वापस कर देना चाहिए और वापस करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इस एक्ट से जो प्रेस्क्राइबर है उनका जो रेपुटेशन है उस रेपुटेशन पर किसी तरह का कोई बैड इफेक्ट नहीं आ रहा है। यदि सपोज करें कि वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन जरूरी है या एडिशन जरूरी है, दैट इज़ द फार्मास्यूटिकल आर्ट, मीन्स कि हमारी जो फार्मेसी की जो आर्ट है उस आर्ट के अनुसार वहाँ पे एडिशन या सब्स्टिट्यूशन करना बहुत ही ज़रूरी है, तब हम उस एडिशन या सब्स्टिट्यूशन को कर सकते हैं। लेकिन उस समय हमें ध्यान रखना होगा कि उस एडिशन या सब्स्टिट्यूशन से जो प्रेस्क्रिप्शंस की थेरापेटिक वैल्यू है, जो थेरापेटिक एफिकेसी है, जो थेरापेटिक एफिशिएंसी है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज न आए। अब जब हम ड्रग को हैंडल कर रहे हैं, प्रेस्क्रिप्शंस को हैंडल कर रहे हैं, ड्रग को डिस्पेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ड्रग को डिस्पेंस करते समय किसी तरह का इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं है या वहाँ पे कोई ओवरडोज नहीं है। इसके अलावा कि प्रेस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। सेफ रीफिलिंग, अब यहाँ पे एक वर्ड आया रीफिलिंग। जब हम वर्ड यूज करते हैं रीफिलिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट एक बार उस प्रेस्क्रिप्शन से मेडिसिन को लेकर चला गया है, उसने उस मेडिसिन को कंज्यूम कर लिया है, अब उस पेशेंट को दोबारा उसी मेडिसिन की आवश्यकता हो रही है और ऐसा जब प्रेस्क्रिप्शन आता है तब उसे हम कहते हैं इट इज़ द सेफ रीफिलिंग। तो उस कंडीशन में हमें जो रीफिलिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या प्रेस्क्राइबर ने दोबारा उस ड्रग को रिपीट किया है, उस मेडिसिन को रिपीट किया है या नहीं किया है, और हमें उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए। अब हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब रिगार्डिंग द ड्रग हैंडलिंग। जब फार्मासिस्ट किसी भी ड्रग को हैंडल कर रहा होता है, मीन्स किसी भी ड्रग को, फार्मासिस्ट की ड्यूटी क्या है कि वो ड्रग को हैंडल करना, मीन्स ड्रग को डिस्पेंस करना, ड्रग का कंपाउंडिंग करना, ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन करना, ड्रग का मार्केटिंग करना, मीन्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और उन सभी एक्टिविटीज़ में ड्रग की हैंडलिंग इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ पे है कि जब हम ड्रग डिस्पेंस कर रहे होते हैं बात का ध्यान रखना होगा कि जो ड्रग हम डिस्पेंस करेंगे वो करेक्ट ड्रग, जो सही ड्रग है वही डिस्पेंस करेंगे, उसका एक्यूरेट वेइंग और मेजरमेंट लेंगे। किसी भी तरह का विजुअल एस्टिमेशन, मतलब अंदाज नहीं लगाएंगे कि ये 5 ग्राम होगा या 10 ग्राम होगा। एक्यूरेट हम उसका वेट लेंगे, उसके बाद ही हम उस पेशेंट को ऑफर करेंगे। किसी भी तरह का सब स्टैंडर्ड या सब स्प्यूरियस ड्रग हम यूज नहीं करेंगे। किसी भी तरह का अनएथिकल ड्रग का हम मार्केटिंग नहीं करेंगे।
और हम ड्रग को जब डील कर रहे होते हैं, जुडिशियसली डील करना है। जुडिशियसली डील करने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो ड्रग है वो ड्रग पॉइजन भी हो सकता है, वो ड्रग एडिक्शन पर्पस के लिए भी हो सकता है, वो ड्रग एब्यूसिव पर्पस के लिए भी हो सकता है, और वो ड्रग थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी हो सकता है। मीन्स एक ही ड्रग का थेराप्यूटिक यूज भी हो सकता है, वही ड्रग पॉइजन की तरह भी काम कर सकता है, वही ड्रग एडिक्शन की तरह भी काम कर सकता है, और उसी ड्रग का एब्यूसिव यूज भी हो सकती है। तब हमें उस कंडीशन में बहुत ध्यान से देखना होगा कि जो हम ड्रग डिस्पेंस कर रहे हैं वो ड्रग जो है वो थेराप्यूटिक पर्पस के लिए ही डिस्पेंस किया जा रहा है, न कि एडिक्शन या एब्यूसिव या पॉइजनिंग या सुसाइडल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। अब सबसे लास्ट में आ गए कि दैट इज द अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। अप्रेंटिस फार्मासिस्ट का मतलब क्या हो गया कि जब हम फार्मासिस्ट एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं, तब हमारे पास जो फार्मासिस्ट है, जो स्टूडेंट फार्मासिस्ट हैं, वो आते हैं फॉर द ट्रेनिंग, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए। अब जब हम उनसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उस स्टूडेंट फार्मासिस्ट हम लोग कहते हैं कि ही इज़ द शी इज अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। अब हमारी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि हम फुल फैसिलिटी, जो फार्मासिस्ट आएंगे उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि उनकी ट्रेनिंग सही तरीके से कंप्लीट हो सके, उनके पास वो टेक्निक डेवलप हो जाए कि वो इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकें, उनके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाए कि वो इंडिपेंडेंटली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकें। और जब वो उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो तो उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस होगा कि वो एक सेल्फ डिपेंडेंट फार्मासिस्ट बन रहे हैं। मीन्स कि जब भी कोई अप्रेंटिस फार्मासिस्ट हमारे पास आएंगे तो उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और उनको हम सर्टिफिकेट तभी इशू करेंगे जब उनके पास हम कन्विंस हो जाए कि इस पर्सन या ये स्टूडेंट फार्मासिस्ट में सफिशिएंट स्किल डेवलप हो चुकी है, सफिशिएंट नॉलेज इन्होंने एक्वायर कर लिया है, सफिशिएंट टेक्निक इन्होंने डेवलप कर लिया है कि अब ये इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये स्टडी किया कि कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या है, एथिक्स की क्या डेफिनेशंस होंगी, मोरल की क्या डेफिनेशंस होंगी, एथिक्स में क्या फर्म और मोरल में क्या डिफरेंस है, और जब हम फार्मासिस्ट हैं इन रिलेशन टू जॉब, कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं उस समय हमारी क्या मोरल ड्यूटी बनती हैं। इस बात का ध्यान रखना। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये मोरल है, ये एथिक्स है, वो हमारी मोरल वैल्यूज़ है। इसे फॉलो हम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमें इसके लिए पनिश नहीं करेगा, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है, ये हमें लेवलीहुड दे रहा है, गवर्नमेंट भी हमें प्रोटेक्ट कर रही है कि हम एज ए फार्मासिस्ट काम करें और हमारे इस प्रोफेशन में कोई भी अनक्वालिफाइड पर्सन एंटर नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये टॉपिक समझाने में कामयाब रहूँगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि किसी तरह का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी फॉर सच लॉन्ग ड्यूरेशन। और ये आपका इतने समय तक यहाँ पे स्टिक करना इस बात को दिखा रहा है कि आपके अंदर इंटरेस्ट है, कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इंटरेस्ट।